जय हिंद। इलेक्शन लॉज के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एक तो डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के बारे में, और इसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड कुछ अदर एक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, उनके बारे में भी अपन जनरल बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा और थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में ये लिखा गया है कि हर एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रीएडजस्ट किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। और ये जो रीएडजस्टमेंट है और डिवीजन है, ये उस अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा और उस मैनर में किया जाएगा जिसके बारे में पार्लियामेंट ने बताया हुआ है बाय लॉ। बहुत सिंपल। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो पूरे देश को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए उस स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो रीएडजस्टमेंट और डिवीजन है हर एक स्टेट का इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये किया जाएगा 2001 के सेंसस में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, और वो अथॉरिटी करेगी उस मैनर में करेगी जिसके बारे में पार्लियामेंट ने बोला हुआ है बाय लॉ। देखो कहानी क्या है बैकग्राउंड में, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में, और इसके थ्रू ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है उसको फ्रीज कर दिया गया था 1971 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से अगले 25 साल तक, मतलब साल 2000 तक। फिर लाया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। ये जो नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड की गई थी ईच स्टेट को, उसको तो फ्रीज रखा गया 1971 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से अगले 25 साल तक, और मतलब 2026 तक। लेकिन इसके थ्रू ये बोल दिया गया कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट किया जाएगा। सीट्स का जो अलोकेशन है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, बट हाँ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट किया जाएगा, और वो किया जाएगा 1991 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2003 में, और इसके थ्रू अल्टीमेटली ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट है ये किया गया था 2001 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब आज भी जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई हैं स्टेट्स को, वो तो 1971 सेंसस के हिसाब से ही हैं, लेकिन जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट है वो किसके हिसाब से, 2001 के सेंसस के हिसाब से। और ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करने के लिए। ये सब आपको पता है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 और 332 ये कहता है कि एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी के लिए लोकसभा में और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड हैं उनको रीफिक्स किया जाए 2001 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से। भाई एससी एसटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन भी तो चेंज हुई थी, और उनका जो रिजर्वेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर उनकी पॉपुलेशन चेंज हुई है तो जो नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड हैं उनको भी चेंज किया जाना चाहिए, और ये किया जाना चाहिए 2001 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से। अच्छा, रीज़न क्या है कि हमने ये जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है इसको फ्रीज किया हुआ है 1971 सेंसस के हिसाब से, और ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट है इसको फ्रीज किया हुआ है 2001 के सेंसस के हिसाब से। इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात की हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। ये जो 2002 से पहले डिलिमिटेशन था, वो डिलिमिटेशन पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किस बेसिस पे था? 1971 सेंसस के बेसिस पे था। लेकिन 1971 सेंसस और 2001 बहुत सारा पॉपुलेशन में वेरिएशन आया, बहुत सारा पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके गए एक एरिया से दूसरे एरिया तक, स्पेशली रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक। तो जो इलेक्टोरेट है, जो लोग वोट डालने वाले हैं, उनके नंबर में चेंज देखने को मिला। और अगर अपने को यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करना है तो अपने को बट ऑब्वियस की बात है पॉपुलेशन चेंजेस के हिसाब से डीलिमिटेशन करने की ज़रूरत है। और इसी बैकग्राउंड में ज़रूरत महसूस हुई कि इस 1971 सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन है जिसके हिसाब से डिलिमिटेशन किया गया है, अब उसको चेंज किया जाए, और अब उसको किया जाए 2001 के सेंसस के हिसाब से।
और इसी पर्पस के लिए डीलिमिटेशन एक्ट लाया गया 2002 में, जिसके थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया। और इस डीलिमिटेशन कमीशन को काम दिया गया कि ये जो पूरा रीएडजस्टमेंट है हर एक स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इसको किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है अदर एक्ट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। इलेक्शन से रिलेटेड कुछ अदर एक्ट्स के बारे में बातचीत की गई है। हालांकि ये जितने भी एक्ट्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं तो अपन एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। देखो, सबसे पहला एक्ट है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959। इस पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959 के थ्रू कुछ ऑफिसेज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया, बाहर निकाला गया। अपनी को ये पता है कि कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता है। बट इस पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959 के थ्रू कुछ ऑफिसेज को इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया। मतलब अगर कोई इंसान इन एक्सक्लूडेड ऑफिसेज का हिस्सा है तो उसको इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा था, बिकॉज इन ऑफिसेज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे कोई इंसान ऑलरेडी मिनिस्टर है तो ये जो मिनिस्टर का ऑफिस है इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता है। या फिर पुराने टाइम पे प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन होता था उसको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा कंसिडर नहीं किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से। दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। देखो, जब पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट किया जा रहा था तो उस दौरान कुछ कास्ट को और कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला गया, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डाला गया और कुछ को एक्सक्लूड किया गया, निकाला गया। और उसी की जानकारी के लिए लाया गया था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। मतलब अब ये जो नई कास्ट इंक्लूड की गई हैं, जो नई ट्राइब्स इंक्लूड की गई हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है उनको अब वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, यूटी में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज की बातचीत करते हैं ये दोनों एक्ट्स। फिर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड इलेक्शन जो मैटर्स होते हैं उनकी बातचीत की गई है इस प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार देखो और फिर आगे बढ़ो। आगे बात की गई है इलेक्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल 1960। बेसिकली इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा और उनका पब्लिकेशन का मेथड क्या होगा, उस सब के बारे में बातचीत करता है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल्स 1960। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए, वो इंश्योर किया जाए, उसके मेथड्स क्या होंगे उसकी बातचीत करता है ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961। प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950। अगर कोई मेंबर, कोई ऐसा सिटिंग मेंबर है जो कि दोनों हाउसेस का मेंबर बन गया है तो उसको कैसे प्रोहिबिट किया जाएगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी बातचीत करता है ये वाला रूल। फिर मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1985। डिफेक्शन के ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर लोकसभा के किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी बातचीत की गई है 1985 के रूल्स में। एंटी डिफेक्शन लॉ अपन ने पढ़ा हुआ है, आगे भी एक चैप्टर आएगा जहां अपन इसके बारे में बात करेंगे। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1985। सेम डिफेक्शन के लिए क्या ग्राउंड्स होंगे किसी राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उसके रूल्स की बातचीत की गई है इन अलग 1985 के रूल्स में। फिर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल्स 1974। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड रूल्स हैं 1974 में लाए गए। मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रूल्स 2004 एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रूल्स 2004। जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका मेथड क्या होगा, क्या क्या जानकारी देनी है उसमें, वो पूरे रूल्स आए 2004 में।
ये भी बहुत सिंपल है, एक बार इसको देखो और फिर आगे बढ़ो। इसके बाद बात आती है इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स के बारे में। एक है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। ये जितना भी पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस के टाइम पे अलोकेशन ऑफ सिंबल्स किया जाता है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, रिजर्वेशन होता है, चॉइस होती है, वो सब इसमें बताया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिकॉग्निशन किया जाता है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, उसकी भी बातचीत कहाँ की गई है, इस इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968 में की गई है। ये ध्यान रखना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिकॉग्निशन की बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑर्डर 1992। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी या एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और वो और जानकारी कैसे मांगी जाएगी, किस चीज़ पर जानकारी ली जा सकती है, उस सब से रिलेटेड बातचीत करता है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑर्डर 1992। और इसके साथ इलेक्शन लॉज की बातचीत खत्म हो गई। अगर एक बार फटाफट से देख लें तो हमने बात ये की है कि एक तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए, डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारा जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है और जो रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको फ्रीज कर दिया गया 1971 सेंसस के हिसाब से अगले 25 साल तक, मतलब साल 2000 तक। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2001 में, और ये जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई हैं इनको फ्रीज रखा गया 1971 सेंसस के हिसाब से अगले 25 साल तक, मतलब 2026 तक। बट जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट है उसके लिए बोला गया कि रीएडजस्ट करो इनको 1991 सेंसस के हिसाब से। बट फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, और जो एक्चुअल रीएडजस्टमेंट है वो किया गया 2001 के सेंसस के हिसाब से। मतलब आज की डेट में हमारा जो आर्टिकल 82 है और आर्टिकल 170 है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रीएडजस्टमेंट किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, ये किया गया है 2001 के सेंसस के हिसाब से, ऐसी अथॉरिटी और उस मैनर में जिसके बारे में पार्लियामेंट ने कानून के थ्रू बताया है। आर्टिकल 330 और 332 बात करता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उनको भी रीफिक्स किया जाएगा 2001 के सेंसस के हिसाब से। और इसी के लिए लाया गया था डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया, और 2001 सेंसस के हिसाब से ये जो रीएडजस्टमेंट है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, इसको किया गया। ये ध्यान रखना कि अभी भी जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई हैं वो 1971 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से ही की गई हैं। और उसके बाद तो इजी सस्ती चीज़ें हैं, जैसे अदर एक्ट्स हैं। एक है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959, दूसरा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952। इसके अलावा फिर कुछ रूल्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल 1960, इसमें बताया गया है कि इलेक्टोरल रोल को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पब्लिश करना है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे उसकी बातचीत की गई है इस कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 में। प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स ऑफ 1950, कि मतलब अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा हाउस का मेंबर बन गया है तो उसको कैसे प्रोहिबिट किया जाएगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए रूल्स लाए गए 1985 में। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल्स लाए गए 1974 में। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के डिक्लेरेशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मेंबर्स के लिए रूल्स लाए गए 2004 में। इसके अलावा कुछ ऑर्डर्स हैं, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर ऑफ 1968, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस बेसिस पर रिकॉग्निशन दिया जाएगा, उसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑर्डर 1992, कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो इलेक्शन कमीशन को और बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है। क्या जानकारी चाहिए होती है उसकी बातचीत की गई है यहाँ पे। और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया। इजी चैप्टर था, बेहद इजी चैप्टर था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।